प्रोग्राम फीबा के मेहमान के साथ आपका मेज़बान सलीम शहजाद हाजिर है। साथियों, आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान साथी नहायत नामवर शख्सियत जनाब जमशेद जरोम साहब हैं और पिछली 2 दहाइयों से खुदावंद के नाम की तारीफ़ के लिए, सताइश के लिए वो एक क्रिश्चियन वर्शिपर के तौर पर सामने आए हैं और उनका काम महज गीत गाना नहीं है, बल्कि खुदा ने उन्हें ऐसा तोड़ा बख्शा है जो दुनिया में बहुत से लोगों को नसीब नहीं होता। मेरी मुराद पियानो प्लेयर के तौर पर है, क्योंकि उनकी जो पहचान है वो एज पियानिस्ट है। सो जमशेद भाई, हम आपको खुशामदीद कहते हैं फीबा के स्टूडियो में। वेलकम। और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम इस बात से करेंगे कि खुदा ने आपको म्यूज़िक कंपोज़ करने का, लिखने का, एज ए सॉन्ग राइटर, एज ए कंपोज़र, और फिर सबसे बढ़कर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर आपने प्रैक्टिस की और उसको आपने अपना ओढ़ना बिछौना बनाया, यूँ कह लें। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपसे आपके फैमिली के बारे में, आपके ख़ानदानी हालात के बारे में जानना चाहेंगे, और ख़ास तौर पर कि ये सफ़र कहाँ से और कब शुरू हुआ। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फीबा का और आपका कि आपने मुझे मदऊ किया और ये ऑनर दिया कि मैं आपकी वसातत से मैं लोगों की आंखों तक और समातों तक पहुँच सकूँ। आपने बात की मेरी फ़ैमिली की, तो मेरा ताल्लुक़ जो है वो लाहौर शहर से है और मैंने बहार कॉलोनी, हमारा जो आबाई घर है वहाँ पर बहार कॉलोनी इलाका है लाहौर में जी, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा ख़ानदान काफ़ी बड़ा है, हम 7 बहन भाई और मैं सबसे छोटा जी। और बचपन बड़ा अच्छा गुज़रा। कुछ ज़िंदगी में ऐसे नशेब व फराज आए जिनकी वजह से कुछ मैंने ऐसे मौसम भी देखे हैं जो कि थोड़े रफ पैचेस थे। जी, जी। तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई जब मेरी उम्र कोई तकरीबन 10 साल के करीब थी। तो उसके बाद मैंने ज़िंदगी को थोड़े फ़र्क अंदाज में देखा और फैमिली में ज़रूरतें तो पूरी होती थी लेकिन ख्वाहिशात पूरी नहीं होती थी। तो मेरा शुरू से पैशन म्यूज़िक की तरफ था, लेकिन उन रफ पैचेस में मेरे पास अपना म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो वो एक खला रहा मेरे बचपन में, लेकिन उस खला को मेरे चर्च ने पूरा किया। सो चर्च वाज द प्लेस जहाँ मैं जाता और अपनी मौसीकी की जो तिश्नगी थी उसकी तस्कीन वहाँ से होती थी। राइट। सो बाकायदा तौर पर आपने इसको कहाँ से सीखा? जैसे मैंने अर्ज़ किया आगाज़ तो मेरा वहाँ पर जो चर्च के इंस्ट्रूमेंट्स को ख़ुद से ही तजर्बात करने से हुआ, लेकिन बाकायदा तौर पर मैंने फिर बाद में जो है मेरे मेंटोर, मेरे उस्ताद मिस्टर ग्रिफिन जेम्स हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है और वो लंदन से म्यूज़िकली ट्रेंड हैं एंड देन वो पियानोज़ की मेंटेनेंस ट्यूनिंग के लिए जर्मनी से ट्रेंड है। तो मुझे उनका दस्ते शफ़क़त मिला और मैंने ज़िंदगी का एक दहाई कह सकते हैं कि उनके ज़ेरे साया रहकर गुजारी, जिसमें उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ऑफ कोर्स उनका नाम भी बड़ा नाम है, लेकिन आई विल गो बैक और ये पूछूंगा कि वसाइल की कमी के बावजूद आपने महंगे शौक़ का इंतखाब किया, ऐसा क्यों? इससे पहले कि मैं कीबोर्ड्स या पियानोस की तरफ आता, मैंने और बहुत सारे साज़ों पर तब आज़माई की। चर्च में मैं रिदम के साज़ और वो अकॉर्डियन, हारमोनियम और डिफरेंट साज़ बजाता रहा, लेकिन बहुत जल्दी एक मुहावरे के तहत मैंने ये सीखा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नॉन। तो मैंने फिर एक साज़ को चुना जो मुझे मेरे दिल को ज़्यादा अच्छा लगता था। तो वो हमेशा से ही पियानो, कीबोर्ड्स मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। तो और मैं फिर देखता था मुख्तलिफ लोग थे जो मुझे इंस्पायर करते थे, तो इस साज़ ने फिर मेरे दिल में बहुत सी जगह बना ली। सो इस
फ़नी सफ़र का आगाज़ आपने कहाँ से किया, चर्च के अलावा, जब आप प्रोफेशनली निकले? जी, इसका प्रोफेशनली मेरा जो करियर का आगाज़ एज अ सेकुलर म्यूजिशियन हुआ, वो लाहौर का एक पुराना एक बैंड था जुपिटर्स के नाम से जी। और दैट वाज अ प्लेटफॉर्म इन लाहौर के जहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, वहाँ पे काम करते थे और वहाँ से उनको फिर आगे कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता। जो हमारे मुल्क के बहुत सारे नामवर गुलकार जो हैं वो उसी बैंड से निकले थे, जिसमें जवाद अहमद हैं, नजम शराज हैं, साहिर अली बग्गा, इवन बहुत सारे और अली अज़मत जी। और बहुत सारे और भी नाम हैं। तो वहाँ से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। फिर मुख्तलिफ आर्टिस्ट के साथ एज अ सेशन प्लेयर मैं काम करता रहा और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा आगे से आगे। राइट। देन इस बैंड से निकलने के बाद हमने एक और बैंड सुना जो क्रिश्चियन बैंड था, मेरी मुराद हुसैना बैंड से जी। उसके पीछे क्या विजन था? बिकॉज आई नो कि आप मोटिवेटर थे उसके लिए एंड यू वर द पायनियर फॉर दैट। जी। सो 2009 प्रोबेबली 2009। तो उसके पीछे आपकी क्या टेस्टिमनी है? बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन जुपिटर वाज नॉट अ क्रिश्चियन बैंड। यस, ऑफ कोर्स। तो जुपिटर तो सेकुलर और मिली नगमे गाता था और फिर हमने 2009 के बाद किसी ने नहीं सुना कि आपने सेकुलर म्यूजिक किया हो, वेस्टर्न क्लासिक आपने किया, सारी चीज़ें की, बट वट एवर यू डिड दैट वाज फॉर द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। सो 2009 में ऐसा क्या हुआ कि यू जस्ट शिफ्ट योर होल स्किल्स इनटू द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड? मेरा, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि मेरा ताल्लुक लाहौर से है जी, बट मैं 2007 में आई मूव टू इस्लामाबाद। इससे पहले कि मैं मूव करता 2-3 ऐसे वाक़यात हुए लाहौर में जिन्होंने मुझे इस विज़न के बारे में सोचने पे मजबूर किया। एक तो मैं बताना चाहूँगा कि 2006 में मैंने खुदा को बाकायदा तौर पर कबूल किया। ऑब्वियसली आई एम अ बॉर्न क्रिश्चियन बट मैंने पानी का बपतिस्मा 2006 में लिया। सो एक न्यू बर्थ हुई, एक न्यू बर्थ हुआ। एंड दैट वेरी मोमेंट, जिस दिन मेरा बपतिस्मा हुआ, खुदावन ने मुझे लिखने और कंपोज करने का गिफ्ट दे दिया। वाह। तो जो पहली चीज़ मैंने लिखी और कंपोज की वो गीत था। हालांकि उस वक्त मैं कमर्शियल म्यूजिक में था, निकलना तो गाना चाहिए था जी जी जी, लेकिन उसमें से खुदा की तारीफ का गीत निकला। एंड देन वो सिलसिला चलता रहा। अच्छा, उसमें फिर मुझे 2007 में मुझे यहाँ पर इस्लामाबाद में मूव होना था। तो एक ये जो ट्रांजिशन मेरी लाइफ में आया, एक शिफ्ट जी, मैं समझती हूँ ये बिब्लिकल है। जी जी। इब्राहिम उस वक्त बना जब उसने शिफ्ट को लिया जी। तो ये भी चीज़ मैं समझता हूँ कि मेरी स्टोरी में जब एक शहर से दूसरे शहर की हिजरत भी शायद इसमें भी एक खुदा की मर्जी थी और फिर यहाँ से बरकतों का जारी होना। एनीवेज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं लाहौर में जब था तो कुछ चंद दोस्त थे जी, वो सेकुलर म्यूज़िक करते थे, लेकिन पार्शली चर्चेस में भी कभी क्रिसमस के इवेंट्स हो गए या उसमें भी तो हम मिलजुल के वो जी जी इस तरह से वर्शिप भी करते थे, बट दैट वाज नॉट अ डेडिकेटेड वर्शिप बैंड। तो हम एक जगह पर हमें किसी ने इनवाइट किया और ये एफसी कॉलेज का वाक़या है जी जी। तो हम वहाँ पर गए, सारी तैयारी हो गई, साउंड लग गया, हर चीज़ रेडी, इंस्ट्रूमेंट रेडी, साउंड चेक हो गया। और द मोमेंट जब हमने वो जाना था ऑन स्टेज और हमने इबादत को शुरू करना था, तो ऑल ऑफ द सडन पता चला कि जो हमारा जो वोकलिस्ट था वो वहाँ पर नहीं था। तो हम सारे म्यूजिशियन वी वर ऑल रेडी, लेकिन वो बैक स्टेज से गायब हो गया। तो पता ये चला कि वो उस वक्त एक सेकुलर सिंगर, बहुत बड़े सिंगर के साथ वो प्ले करते थे म्यूजिक। तो उसको किसी शो की कॉल आई कमर्शियल एंड ही जस्ट वैनिश्ड अवे। ओके। तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए कि हम खुदा के जलाल के लिए यहाँ पर आए थे और एक शख्स हम में से अपने चंद रुपयों के फायदे के लिए जी, तो उसने इस चीज़ को ठोकर मार के और वो उधर चला गया। एनीवेज, उस वाक़े ने भी काफ़ी मेरे जहन पर असर छोड़ा और वो अंदर ही अंदर चलता रहा और मैं सोचता था कि खुदा कभी ऐसा मुमकिन करे
कि हम कोई ऐसी टीम बनाए, ऐसा बैंड बनाए जो सिर्फ डेडिकेटेड हो फॉर द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। तो जब मैं इस्लामाबाद में आया तो खुदा ने इस विजन को जो है इसमें क्लैरिटी दी जी। एंड आई ट्राई विद द कपल ऑफ टीम्स, लेकिन खुदा के मंसूबे में फिर 2009 आया जिसमें जो टीम लोगों ने वीडियोस में देखी है, फिर फाइनली वहाँ से आगाज हुआ। होज़ाना बैंड ने पहला गीत कौन सा परफॉर्म किया या प्ले किया? पहला गीत तो हमारा उस वक्त कोई एल्बम नहीं था जी। लेकिन हमने इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम था जिसमें फर्स्ट टाइम हमने परफॉर्म किया एज अ बैंड। उससे पहले हम एक सेकुलर स्टेज पर थे जहाँ से मैंने ये बात अपने दोस्तों के साथ शेयर की। हम एक सेकुलर स्टेज पर थे और आई जस्ट रियलाइज्ड कि सारे साथी जो थे वो क्रिश्चियन थे। इवन हमारे साउंड लाइट्स के सारे दोस्त, इंटायर क्रू वाज क्रिश्चियन। ओके। तो मैं जब उधर बजा रहा था तो बजा तो मैं सेकुलर म्यूजिक रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश आई कि काश ये सारे लोग जो हैं ये खुदा के जलाल के लिए अपने आप को डेडिकेट करें। और दैट वेरी आफ्टर दैट वेरी मोमेंट मैंने उनके साथ बातचीत की। उन दोस्तों को उस वक्त तो ये समझ नहीं आई क्योंकि ये ट्रेंड पाकिस्तान में था ही नहीं। हाँ जी। तो एक तो बैंड का ट्रेंड नहीं था, दूसरा डेडिकेटेड बैंड का ट्रेंड नहीं था जी, जो सिर्फ कुल वक्ती जो है वो खुदा की वर्शिप करे। तो एनीवेज टीम के साथ शेयर किया, उन्होंने एग्री किया और फर्स्ट हमने जो अपनी परफॉर्मेंस थी वो इस्लामाबाद सेंट थॉमस चर्च में हमने स्टेज शेयर किया। और उसी स्टेज में खुदा के पाक रूह ने मेरे दिल के अंदर डाला एंड ऑल ऑफ द सडन मैंने एक जुमला उस परफॉर्मेंस के दौरान कहा कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 माह के बाद हम अपना फर्स्ट एल्बम आपके साथ शेयर करेंगे। और वो एक सरप्राइज था। जितने भी साथी मेरे स्टेज पर थे they all were looking at my face कि इसको क्या हो गया। It was not a plan. So it was a prophetic utterance. It was totally prophetic। और फिर खुदा ने उसमें हमारी मदद की क्योंकि मेरा ईमान है जो चीज़ आसमान से आपके लिए जारी हो जाती है उसको कोई ज़मीन पर रोक नहीं सकता। तो मेरे मुंह से खुदा के पाक रूह ने ये अल्फाज निकलवाए कि 6 माह में हम फर्स्ट एल्बम बना के देंगे लोगों को। और एग्जैक्टली 6 माह के बाद हमारा पहला एल्बम रिलीज हुआ था होज़ाना के नाम से। होज़ाना के नाम से जी। राइट। कमिंग बैक टू योर प्रोफेशन जी, ये तो आपकी एक फ़नी ज़िंदगी हुई और फिर उसके बाद आपकी जो टेस्टिमनी है वो भी हम इसमें पाते हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। सो पियानोज़ गलोर के बारे में आप हमें बताएं और इसमें किस तरह से आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है और व्हाट आर योर सर्विसेज? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं चाहूँगा कि मैं इसके बारे में बताऊँ ताकि जो ख़ास तौर पर जो नौजवान मुझे देख रहे हैं वो इंस्पायरेशन लें। मैंने एक बड़ा डिफरेंट सा रास्ता चुना, एक ऐसी लाइन जिसमें बहुत कम लोग हैं और इस शोबे से मुल्क पाकिस्तान में बहुत कम लोग मुंसलिक हैं। पियानोज़ गलोर बेसिकली 2013 से मैंने उसका बाकायदा आगाज़ किया और व्हाट आई डू देयर, आई डील इन पियानो सेल सर्विसेज, क्लासेस एंड पियानो रिलेटेड इवेंट्स जो होते हैं, कॉन्सर्ट्स हैं। एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मैंने 2009 से अपने जो प्लेइंग और सिंगिंग स्किल्स हैं वो डेडिकेट किए हैं फॉर द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। लेकिन जो मेरा बिजनेस है उसमें आई प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ बट आई डू नॉट प्ले सेकुलर म्यूज़िक। तो इसमें 2013 से मैंने इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया। अभी ये छोटा सा एक सेटअप है जो मुल्क पाकिस्तान में जब भी पियानो की बात होती है, वो चाहे किसी भी शहर में हो, पियानो रिलेटेड सर्विसेज तो इस नाम को याद किया जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ खुदा का फजल है कि एक दौर मुझ पर वो भी रहा है कि जब मेरे पास अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं था जी। और मैंने आपसे वो बिफोर द शो मैंने डिस्कस किया था कि मैंने एक अरसा विदाउट इंस्ट्रूमेंट गुजारा और फिर खुदा ने मुझे इंस्ट्रूमेंट्स का ही डीलर बना दिया। पियानोज़ गलोर में हम बच्चों को वेस्टर्न क्लासिक म्यूज़िक सिखाते हैं और स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एग्ज़ाम है ABRSM के नाम से, जो कि UK से एग्ज़ाम वो होता है।
राइट। उसके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर एज के लोग हैं। एंड देन मैं पाकिस्तान में बहुत कम पियानो ट्यूनर एंड टेक्नीशियंस हैं, जी। एंड आई एम वन ऑफ देम। और शायद मैं एक वाहिद हूँ जो इस वक्त इंटरनेशनल एक बॉडी है BDK, जी। जिसका हिस्सा हूँ, जो जर्मन पियानो ट्यूनर टेक्नीशियन एसोसिएशन है। सो पाकिस्तान से आई एम द ओनली वन के जो रिकग्नाइज्ड पियानो ट्यूनर टेक्नीशियन हूँ इस वक्त। तो इसके अलावा हम मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं पाकिस्तान में, पियानिस्ट जो हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। वी प्रोवाइड ग्रैंड पियानोज, अपराइट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और इस तरह से ये पियानोज गलोर का सिलसिला चलता है। राइट। चलें, ये तो आपके बिजनेस की बात हुई। दूसरी तरफ मैं ये पूछना चाहूँगा कि खुदा ने जब आपको ये सारी स्किल्स दिए और आपने खुदा के साथ कमिटमेंट भी की, फिर आपने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कुछ किया? मेरी मुराद ये है कि यू आर टॉकिंग अबाउट मॉम, तो हमने मॉम के बारे में सुना है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। सो ये मॉम क्या है? हमारा बैंड जो है वो 2009 से स्टार्ट हुआ और 19 तक तकरीबन हमने एक डेकेड जो है वो सर्व किया। एंड देन फॉर सम रीज़न हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसके बाद खुदा ने मुझे एक और विजन दिया जो मॉम के नाम से। इट्स अ वेरी साइलेंट वर्क। मैंने इसको बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया। जी। मॉम स्टैंड्स फॉर म्यूज़िक ऑन मिशन। ओके। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम एक छोटा सा जो अपनी खिदमत कर रहे हैं वो ये है कि हम ऑर्फन बच्चों को रीच आउट करते हैं थ्रू म्यूज़िक। ओके। We provide them instrument and then we provide once a week free music classes. और ये इस वक्त 3 शहरों में हम इसको कर रहे हैं, लाहौर में, फैसलाबाद में और इस्लामाबाद में। और हम बच्चों को ट्रेन करते हैं और फिर उन बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं कि ताकि वो अपने इस स्किल को, अपनी परफॉर्मेंस को शोकेस कर सकें। और इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन जो कि ज़िंदगी में किसी ना किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो कि अपने माँ बाप के बगैर सेंटर्स में रहते हैं, उनकी ज़िंदगियों में ट्रॉमास होते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। और म्यूज़िक जो है वो एक रिकग्नाइज्ड थेरेपी है जो कि आपके ट्रॉमा को हील कर सकता है। तो ये एक छोटी सी हमारी खिदमत चल रही है जिसमें हम बच्चों में म्यूज़िक जो है वो बांट रहे हैं। हाँ जमशेद, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इस तरफ बहुत कम लोग आते हैं। और शायद इस इंस्पिरेशन की वजह कहीं ये तो नहीं कि आप भी इस रफ पैचेस में से गुजरे, आप एक टफ टाइम में से गुजरे एज एन ऑर्फन और फिर आप यहाँ तक पहुँचे। सो कुछ इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, आप सही जगह पर निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ और मैंने उस दौर को एक्सपीरियंस किया है कि जब आप चीज़ों के लिए तरसते हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं। और ऑन द अदर साइड मेरी वाइफ ने भी इस चीज़ को थोड़ा इस तरह से एक्सपीरियंस किया कि हमारी शादी से पहले वो एक एज अ वर्किंग लेडी एक हॉस्टल में उन्होंने कुछ वक्त गुजारा, ऑलमोस्ट अ ईयर, जहाँ पर एक ऑर्फन सेंटर भी था। सो बेसिकली शी वाज लिविंग इन द सेम कंपाउंड जहाँ पे वो हॉस्टल भी था और वो बच्चे भी रहते थे। तो शी ऑब्जर्व्ड ऑर्फन चिल्ड्रन फॉर अ ईयर कि किस तौर पर वो बच्चे जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि आप ये अगर आप म्यूज़िक कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं जी, तो ये आपको बोर नहीं होने देता जी। आप खुद से ही म्यूज़िक क्रिएट करके अपने आप को महसूस कर सकते हैं। और सो एक कंपनी आपको खुद से मिल जाती है। exactly. आप तन्हाई का शिकार नहीं होते। सो ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, खिदमत है जिसको आप लेके चले हैं। तो आपकी वाइफ किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है? मैं समझता हूँ कि किसी भी खिदमत गुजार की जब तक जो हम सफ़र साथी हैं वो अगर साथ कंट्रीब्यूट ना करें तो जो कोई भी शख्स है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड है, वो खिदमत नहीं कर सकता। जी। शी इज़ ऑलवेज विद मी
जब से हमारी शादी हुई है मुझे ट्रैवल करना पड़ता था बहुत ज़्यादा, फिर मैं बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाता, तो जो मेरी भी जिम्मेदारियां हैं वो भी उन्होंने अपने कंधों पर रखी हुई हैं। और बहुत सारी चीज़ों में फिर मैं डिस्कस करता हूँ हर चीज़ को अपनी वाइफ के साथ, नए सॉन्ग बनाते हैं, चीज़ें करते हैं। तो शी इज़ ऑलवेज वेरी गुड, यू नो, सजेशंस मुझे देती हैं और हेल्प करती हैं। और मैं समझता हूँ कि जब आपके शेयर्ड गोल्स होते हैं, जैसे मॉम बेसिकली हमारा दोनों का विजन है, ओके, मेरे अकेले का नहीं है, तो जब आपके शेयर्ड गोल्स होते हैं तो आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बल्कि और ख़ूबसूरत हो जाती है, क्योंकि आप सोचते हैं इकट्ठे चीज़ों पर और बातचीत करते हैं। तो शी इज़ ऑलवेज विद मी। वो ज़रा मेन स्ट्रीम पर नहीं है आती, कैमरे के सामने नहीं है, लेकिन ये है कि बिहाइंड द कैमरा शी इज़ प्लेइंग वाइटल रोल इन माई जितनी भी मेरी खिदमत है उसमें और मेरे प्रोफेशनल करियर में भी। और प्रोफेशनली तो वो मेरे साथ बाकायदा तौर पर काम भी करती हैं। ग्रेट। जब आप प्रोफेशनल बात करते हैं तो वो कुछ टीचिंग लेसन देती हैं या जी किस तरह से? शी इज़ प्रोफेशनली शी इज़ अ टीचर। और शादी के बाद फिर उन्होंने कोई काम नहीं किया, बच्चे छोटे थे और मेरी ख्वाहिश थी कि वो वक्त जो है ज़्यादा बच्चों को दें। बट लेटर ऑन शी लर्न हाउ टू प्ले पियानो, और फिर साथ साथ उन्होंने पियानोज गलोर में पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। अब ये है कि हमारे पियानो स्टूडियो में वो भी मेरे साथ पढ़ाती हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, और हम मिलजुल कर अपने इस जो हमारा एक ये छोटा सा बिजनेस है उसको चला रहे हैं। राइट। आपको याद होगा यकीनन कि कोई पहला गीत जो आपने कंपोज किया हो या लिखा हो, या जो आप समझते हैं कि यहाँ से मैंने आगाज़ किया? जो बाकायदा गीत है, मैंने उसका पहले भी तस्करा किया कि मेरा बैप्टिज़म हुआ था 2006 में जी, वहाँ से वो शुरू हुआ था। लेकिन मुझे एक और आपकी बात से वो बात याद आ गई। मैं बहुत छोटा था, अराउंड मे बी 10 ईयर्स और 11 ईयर्स। तो हमारे घर में एक रसाला नकीब के नाम से आया करता था जी। तो गर्मियों की दोपहर थी और मेरी आदत थी, मैं सब सो जाते थे, मैं सोता नहीं था, कुछ ना कुछ करता रहता था। तो वो रसाला मेरे सामने आया था, तो उस पे एक नज़्म लिखी हुई थी, लंबी मुसाफतों की थकन याद है मुझे। वाह। तो मैं ऐसे उसको गुनगुनाना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं म्यूज़िक में मतलब था नहीं, लेकिन somehow the other मैंने उसको कुछ इस तरह से बैलेंस किया कि मुझे वो तरन्नुम जो है वो गाना लगने लग गया। अच्छा, जो इंस्टिंक्ट थी। That was totally instinct। तो वो मेरी मेमोरी में है। राइट। सो आज क्या आप वही गीत हमें प्ले करके बताएंगे? अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस गीत को शेयर करना चाहूँगा। होज़ैना के लिए हमने बहुत सारे गीत बनाए, लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट था जो अदर देन होज़ैना किया। और छोटी सी बात भी इसके ताल्लुक से शेयर करना चाहूँगा जी कि ये एक प्रोजेक्ट था डॉटर ऑफ सेंट पॉल्स नन्स का, और उनकी गोल्डन जुबली थी। तो उन्होंने कहा कि इसमें 8-10 सिंगर्स थे और उन्होंने कहा कि जी म्यूज़िक आप दें, इसका कंपोज करें। लेकिन लिखवाए उन्होंने सारे गीत जो हैं वो एक बुज़ुर्ग फादर साहब थे, उनसे लिखवाए थे। तो मैंने वो उनसे रिक्वेस्ट की कि सिस्टर जी मैं भी लिखता हूँ, अगर आप मुझे मौका दें। तो उनको शायद यकीन नहीं आया कि मैं लिख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये यंग है, शायद इतना अच्छा पुख्ता ना लिख सकें। तो मैंने कहा आप मुझे एक मौका दें। तो उन्होंने कहा चलें आप उन 8-10 गीतों में, उन्होंने कहा जी एक गीत आप लिखें। और उस एल्बम का नाम था यज़दा को जलाल। तो उसमें तकरीबन 8-10 गीत थे, और जो गीत मुझे खुदा ने दिया वही उस एल्बम का जो कहने की वजह शोहरत बन गई, हिट सॉन्ग बन गया। तो मैं चाहूँगा कि वो आपके साथ शेयर करूँ। जी ज़रूर। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा,
सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। उसने वादा किया होगा वो दरमियाँ, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। बहुत खूब जमशेद, ये खूबसूरत गीत आपने हमें सुनाया और मुझे उम्मीद है कि तमाम नाजरीन भी इससे महसूस हुए होंगे। एक सवाल ये है कि आप अपनी इस खिदमत का फ्यूचर कैसे देखते हैं? खिदमत जितनी भी की जाए यकीनन कम है। मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सा काम बाकी है जो करने को है। और मेरी ये रोया है कि पाकिस्तान में लोग हकीकी वर्शिप करना सीख जाएं। और जिसके ताल्लुक से माजी में भी कुछ मेरी एफ़र्ट्स रही हैं, कुछ सेमिनार्स के ज़रिए, कुछ टीचिंग करने की हम कोशिश एफ़र्ट्स करते रहे हैं ताकि ट्रेंड किया जाए जो पैशनेटेड म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी सेमिनरीज़ हैं, लेकिन म्यूज़िक को सिखाने वाले इदारों की कमी है, जिसमें कि ट्रेंड वर्शिप लीडर्स जो हैं वो सर्व कर सकें सीख कर। तो इस ताल्लुक से खुदा की हजूरी में एक विज़न है कि खुदा ऐसा मौका दे कि हम ऐसा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करें जहाँ पे फॉर्मली जो है वर्शिप लीडर्स को ट्रेन किया जाए या म्यूज़िक की तालीम हो, या तालीम दी जाए। मैं ख़ास तौर पर ये चर्च म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ। जी जी। और कुछ माजी में मुझे खुदा ने कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का मौका बख्शा, जिसमें मैंने डिफरेंट फोरम्स पर मुख्तलिफ मुल्कों में इंटरनेशनल वर्शिप लीडर्स के साथ इंटरेक्ट किया। तो जब मैं वहाँ का सिस्टम देखता हूँ तो हमारे यहाँ बहुत अभी भी खला है। सो उस गैप को आप ब्रिज कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारा काम जो है वो तो आप कर चुके हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे नौजवान, एक मसीही बच्चे के लिए, यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पर आपके पास क्या पैगाम है, क्या रोड मैप आप देना चाहेंगे? तो ख़ास तौर पे जो हमारी ये कमी है, जो डेडिकेटेड वर्शिप लीडर्स हैं उनके लिए, और नौजवान बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा जनरेशन है वो शॉर्टकट्स की तरफ बहुत जाती है जी। तो अच्छा है कि किसी एक काम को सीखें और उसमें शॉर्टकट्स में ना जाएं। उसमें कोशिश करें कि किसी की मेंटरशिप में आएं, किसी की गाइडेंस लें और ज़िंदगी के कुछ साल उस शोबे में लगाएं। डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली अभी जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे भी हैं ना, जी जी, दे वांट टू बिकम रॉक स्टार ओवर द नाइट। तो ये इस सोच को, इस फिलॉसफी को चेंज करने की ज़रूरत है। कोई भी आप शोबा है, म्यूज़िक के अलावा भी है, तो मैं ये इनकरेज करूँगा कि जो देख रहे हैं बच्चे, नौजवान, बस किसी भी शोबे में मेहनत करें और कुछ साल जो है जिसको कहते हैं टका के उसमें लगाएं, ताकि आप कुछ ना कुछ उसमें से हासिल कर सकें। मसीही वर्शिप के अलावा मेरा ख्याल है कि आप लिखने के हवाले से बात करें तो शादी ब्याह के लिए भी कुछ ना कुछ
आप लिखते हैं? बिल्कुल माजी में चंद एक गीत ऐसे लिखे गए हैं। जब हमारा फर्स्ट एल्बम आया था उसमें भी एक गीत था जो शादी के ताल्लुक से था। लेकिन उसके बाद एक जो चंद साल पहले, गालबन 5 साल पहले कह सकते हैं, एक गीत आया जिसने लोगों के दिलों में बहुत जगह बनाई है। हाँ, हाँ। और ये क्रॉस द बॉर्डर इंडिया से ये गीत रिलीज़ हुआ। हाँ। शमी हंस मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी शादी होनी थी, तो उस वक्त उन्होंने रिक्वेस्ट की मुझसे कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जो वेडिंग पे कोई जो सॉन्ग बैकग्राउंड पे लगे वो मेरा अपना और मेरी वाइफ का खुद हाँ, से हाँ। गाया हुआ हो, राइट। और उसका हम प्री वेड शूट करेंगे। तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे वर्शिप लीडर हैं। तो आई ट्राइड, और खुदा ने सॉन्ग एक दिया, और उसके बोल हैं, तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तो ये फिर अब बहुत ज़्यादा लोग इसको अपनी वेडिंग्स में यूज़ करते हैं, एनिवर्सरी के कोलाज बनाते हैं, और राइट। बहुत ज़्यादा वायरल हुआ ये। सो हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम इसको सुन सकें और आप हमारे लिए इसे प्ले कर सकें। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। जमशेद भाई, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त महदूद है। हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और आपने अपनी ज़िंदगी के मुतालिक, अपने प्रोफेशन के मुतालिक, अपनी खिदमत के मुतालिक हमारे साथ शेयर किया। और हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपके इस टैलेंट की बदौलत कलीसिया में तरक्की हो रही है, और लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो इस खिदमत में आपके साथ शामिल हों। चलते चलते कोई एक लाइन, कोई एक बात जो आप कहना चाहें, और फिर हम अपने सामीन से, अपने नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ करते हैं ये जानकर करें कि खुदा के लिए करते हैं। तो अगर इस फ़िलॉसफी को अपनी ज़िंदगी में ले लें हम सब, तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।